गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने प्रतीप संकरण विधि पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो प्रतीप संकरण विधि जो है उसके बाद प्रतीप संकरण जो विधि है इस विधि के गुण पढ़ेंगे। प्रतीप संकरण के गुण। बेटा प्रतीप संकरण की जो विधि हमने पढ़ी थी उस विधि के गुण क्या हैं वो हमें गुण देखने हैं। गुण भी पढ़ेंगे बेटा, दोष भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रतीप संकरण के गुण वो कौन से हैं? देखिए बेटा, पहला गुण ये है इसकी कि प्रतीप संकरण विधि जो है ये सुगम है। सुगम का मतलब सरल होती है, ये सरल है, साथ में ये सस्ती होती है। ये कैसी है विधि? सस्ती विधि है, और साथ में ही ये वैज्ञानिक विधि है। तो पहला गुण आ गया प्रतीप संकरण का कि ये सुगम है यानी सरल है, सस्ती है, और ये कौन सी विधि है बेटा? वैज्ञानिक विधि है। ठीक बेटा, तो पहला गुण होगा ये प्रतीप संकरण का। ठीक है। दूसरा गुण जो है इसका ये लेते हैं कि इस विधि में जो नए प्रभेद बनते हैं यानी नई किस्म बनती है, नया प्रभेद बनते हैं, उस प्रभेद के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतीप संकरण विधि में जो नए प्रभेद बने हैं उनको परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक बेटा। तीसरा गुण है इस विधि का कि इस विधि में जो नए प्रभेद बनते हैं, नए लक्षणों वाले जो पादप बनते हैं, नए प्रभेद बनते हैं, उन्हें किसान जो हैं वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। उन प्रभेदों को किसान जो हैं वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण जो है इसका ये लेते हैं कि हर पीढ़ी में जो प्रतीप संकरण जो है उसमें हर पीढ़ी जो होती है उस हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे ही उगाए जाते हैं। कितने पौधे उगाए जाते हैं बेटा? 10 से लेकर 100 पौधे ही उगाए जाते हैं। बाकी विधियों में उनकी संख्या 5000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है, 500 से लेकर 5000 तक हो सकती है। जबकि इसमें जो पौधे हैं वो हर पीढ़ी में कितने उगाएंगे? 10 से लेकर 100 तक ही उगाए जाते हैं। तो ये हो गए प्रतीप संकरण विधि के गुण। क्या क्या है? सुगम है, सस्ती है, वैज्ञानिक है। नए प्रभेद के लिए परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। नए प्रभेद को किसान आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और हर पीढ़ी में 10 से 100 पौधे ही उगाए जाते हैं। तो ये हो गया बेटा प्रतीप संकरण के गुण। अब हम लेते हैं प्रतीप संकरण के दोष। भाई प्रतीप संकरण जो विधि है उसके दोष यानी कमियां हैं कुछ, वो कमियां भी देखनी है हमें। दोष क्या क्या है भाई प्रतीप संकरण विधि के? जिसमें पहला है कि इस विधि में प्रभेद जो बनते हैं, जो प्रभेद बनेगा वो आवर्ती जनक, याद करो बेटा, आवर्ती जनक ए लिया था, स्मॉल आर। तो जो प्रभेद बनते हैं वो आवर्ती जनक से अच्छे नहीं होते हैं। कहने का मतलब वो सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं? आवर्ती जनक पर ही निर्भर करते हैं, यानी उससे अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने हर पीढ़ी में उसका संकरण किससे करवाया था? आवर्ती जनक से करवाया था। तो जो प्रभेद बनेगा वो केवल आवर्ती जनक का जैसा ही होगा, उससे अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। दूसरा
जो दोष है प्रतीप संकरण का, कि यदि किसी लक्षण, कोई भी जो लक्षण है, किसी भी लक्षण का स्थानांतरण, किसी भी लक्षण का अगर स्थानांतरण करना हो तो इसमें बहुत अधिक कठिनाई आती है। भाई अगर किसी भी लक्षण जो है, कोई विशेष लक्षण है, उस लक्षण का स्थानांतरण करना है, भाई एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण करना है, तो इस विधि के द्वारा इसमें बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये दो दोष हैं प्रतीप संकरण के। पहला दोष क्या है बेटा, कि आवर्ती जो प्रभेद बनेगा वो आवर्ती जनक से अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा, किसी भी लक्षण का स्थानांतरण करने में बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक बेटा, तो ये हो गया प्रतीप संकरण। ठीक बेटा, अब प्रतीप संकरण के बाद अब लास्ट विधि बचती है अपने पास बहुसंकरण विधि। बहुसंकरण विधि, बहुसंकरण विधि, लास्ट विधि 4 विधियां बताई थी, जिसमें बेटा लास्ट है अपनी बहुसंकरण विधि। अब देखिए बेटा, बहुसंकरण यानी बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक पौधों के बीच क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो बहुसंकरण विधि में क्या होता है कि विभिन्न उद्भव वाले जो पादप हैं, विभिन्न उद्भव वाले 2 या 2 से अधिक पादप जो हैं, उनमें किसी विशेष लक्षण को ध्यान में रखकर अगर संकरण करवाते हैं, भाई विभिन्न उद्भव वाले यानी अलग जगह पर ये उद्भव हुए हैं पादप, जिसमें 2 या 2 से अधिक पादपों में किसी एक विशेष लक्षण को ध्यान में रखकर, भाई विभिन्न उद्भव वाले जो पादप हैं, 2 या 2 से अधिक पादप हैं, उनमें किसी एक विशेष लक्षण को ध्यान में रखकर अगर संकरण करवाते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है, बहुसंकरण विधि कहलाती है। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक, तो अनेक जो पादप हैं उनमें किसी एक विशेष लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण करवाएंगे तो वो कहलाता है बहुसंकरण विधि कहलाती है। ठीक बेटा, बहुसंकरण विधि जो है ये उस समय काम में ली जाती है, उस समय काम में ली जाती है जब ऐच्छिक लक्षण, ऐच्छिक लक्षण का मतलब वांछित लक्षण, ऐच्छिक लक्षण कई प्रभेदों में, कई प्रभेद जो हैं उनमें बिखरे हुए हों। भाई अच्छे लक्षण हैं लेकिन वो अच्छे लक्षण कई प्रभेद यानी कई पौधों के अंदर हैं, और उन बिखरे हुए लक्षणों को जब एक ही पादप में लाया जाता है, एक ही पादप में लाया जाता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि भाई अच्छे लक्षण हैं, कुछ अच्छे या वांछित लक्षण हैं, लेकिन वो लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए हैं, यानी एक प्रभेद या एक पादप में नहीं है। अब उन सभी लक्षणों को एक ही पादप में लाने के लिए बहुसंकरण विधि जो है उसका उत्परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो बेटा बहुसंकरण विधि जो है बस इतनी ही है कि किसी भी जो लक्षण है, अब अनेक लक्षण हैं, ऐच्छिक लक्षण हैं और कई प्रभेदों में बिखरे हुए हैं, और उनको एक ही पादप में लाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बहुसंकरण विधि। यानी विभिन्न उद्भव वाले 2 या अधिक पादपों में विशेष लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण किया जाता है तो वो बहुसंकरण विधि कहलाती है। कब काम में ली जाती है ये विधि? उस समय काम में ली जाती है जब ऐच्छिक लक्षण
कई प्रभेदों में बिखरे हुए हों और उन्हें एक ही पादप में लाना हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अब ये अपना खत्म हो गया, बहुसंकरण विधि जो है ये पूरी हो गई, तो संकरण की सभी विधियां जो हैं ये पूरी हो गई। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, और अगला टॉपिक है अपना नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, देख बेटा उत्परिवर्तन क्या है, पांचवा कौन सा है, देखिए पांचवा क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने ग्राम्यन पढ़ा था, फिर पुरुषस्थापन पढ़ा था, पुरुषस्थापन पढ़ा था, फिर उसके बाद संकरण पढ़ा था। इस तरह ये 4 विधियां हमने पढ़ ली थी। तो 5वीं जो विधि आती है वो क्या है, उत्परिवर्तन। देखो बेटा, उत्परिवर्तन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। उत्परिवर्तन किसी भी जीव जो है, किसी भी जीव के किसी लक्षण, किसी भी जीव के किसी भी लक्षण में होने वाले आकस्मिक व वंशागत परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन क्या है, किसी भी जीव जो है उसके किसी विशेष लक्षण में होने वाले आकस्मिक और वंशागत जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं बेटा, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी भाई कोई भी जीव है, उसके किसी भी लक्षण में कोई आकस्मिक परिवर्तन हुआ, और वो आकस्मिक परिवर्तन अगर वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा बेटा, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक बेटा, अब उत्परिवर्तन जो है इसके इतिहास की बात करते हैं कि उत्परिवर्तन का इतिहास क्या है। देखिए बेटा, उत्परिवर्तन जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1900 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। उत्परिवर्तन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बेटा, ह्यूगो डी व्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है बेटा, ह्यूगो डी व्रिज जो है, उसके बाद ह्यूगो डी व्रिज है, उससे पहले भी सेड राइट एक अंग्रेज किसान था, अंग्रेज किसान। देखिए बेटा, ह्यूगो डी व्रिज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन जो है उस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ह्यूगो डी व्रिज से पहले सेड राइट नामक किसान जो था, उसने एक छोटे पैर वाली भेड़, छोटे पैर वाली जो भेड़ है, उस भेड़ से उत्परिवर्ती भेड़, वो जो भेड़ थी छोटे पैर वाली जो भेड़ थी, उस छोटे वाली भेड़ जो है उससे प्रयोग कर उसने छोटे पैर वाली एंकल नस्ल का विकास किया। देखिए बेटा, ह्यूगो डी व्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1900 ईस्वी में उत्परिवर्तन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, लेकिन ह्यूगो डी व्रिज से पहले सेड राइट नामक एक अंग्रेज किसान था, जिन्होंने एक छोटे पैर वाली भेड़ पर प्रयोग करके उन्होंने छोटे पैर वाली एंकल भेड़ जो है उसकी नस्ल का क्या किया, विकास किया था। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, एक तो ह्यूगो डी व्रिज हो गया, सेड राइट हो गया।
उसके बाद अगली बात करते हैं 1910 में। 1910 में मोर्गन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ड्रोसोफिला फल मक्खी है, ये फल मक्खी बोलते हैं। ड्रोसोफिला जो है उसमें सफेद आंखों वाली उत्परिवर्ती ड्रोसोफिला की खोज की। सफेद आंखों वाली उत्परिवर्ती ड्रोसोफिला की खोज की थी। ड्रोसोफिला है उसमें सामान्यतः लाल आंखें मिलती हैं, लेकिन कुछ ड्रोसोफिला हैं जिसमें सफेद आंखें भी होती हैं, और वो सफेद आंखें उत्परिवर्तन के कारण होती हैं, और इसकी खोज मोर्गन ने 1910 में की थी। ठीक है, और साथ ही इसके आधार पर मोर्गन जो थे उन्होंने लिंग सहलगनता की भी खोज की। किसकी खोज की बेटा? लिंग सहलगनता की खोज किसने की थी? मोर्गन ने की थी। किस पर की थी? ड्रोसोफिला पर उन्होंने खोज की थी। तो इतिहास में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो हुगो डिवरिज जिसने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद सैड राइट आते हैं जिन्होंने एंकल नस्ल, भेड़ की जो नस्ल है उसका विकास किया। और मोर्गन जो थे उन्होंने ड्रोसोफिला पर सफ़ेद आंखों वाली उत्परिवर्ती की खोज की, और लिंग सहलगनता जो है इसकी उन्होंने खोज की। ठीक है बेटा। तो उसके बाद अगला टॉपिक हम लेते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन जो है उसके प्रकार की बात करते हैं। देख बेटा, उत्परिवर्तन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन को कितने प्रकारों में बांटा गया है बेटा? 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आता है स्वतः उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन। देख बेटा, स्वतः उत्परिवर्तन किसे कहेंगे? वे उत्परिवर्तन जो बिना किसी उत्परिवर्तन जन से उत्पन्न होते हैं। वे उत्परिवर्तन जो बिना किसी उत्परिवर्तन जन से उत्पन्न होते हैं, यानी कहने का मतलब प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं। कोई भी बाह्य कारक जैसे उत्परिवर्तन जन है वो उसको प्रेरित नहीं करता है, प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? स्वतः उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक बेटा। तो स्वतः उत्परिवर्तन क्या हो गए? वे उत्परिवर्तन जो बिना किसी उत्परिवर्तन जन से उत्पन्न होते हैं, यानी प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं, तो वो कहलाएंगे स्वतः उत्परिवर्तन। दूसरा आता है प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन। देखिए बेटा, प्रेरित उत्परिवर्तन किसे कहोगे? देखो बेटा, प्रेरित यानी किसी चीज को प्रेरित करना। प्रेरित उत्परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन जन से उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाएंगे? प्रेरित परिवर्तन कहलाते हैं।
अगर हम किसी भी भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तन जन जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उनके द्वारा अगर उत्परिवर्तन करवाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रेरित उत्परिवर्तन जन कहलाता है। तो स्वतः उत्परिवर्तन किसे कहोगे बेटा, सीधी सी बात, वे उत्परिवर्तन जो प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होते हैं, और प्रेरित उत्परिवर्तन में कि उत्परिवर्तन जो है वो भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तन जन से उत्पन्न होते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया उत्परिवर्तन के दो प्रकार, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक हम यहां से लेते हैं और अगला टॉपिक आता है उत्परिवर्तन प्रेरण। अगला टॉपिक है उत्परिवर्तन प्रेरण। उत्परिवर्तन प्रेरण, देखो बेटा सीधी सी बात है, इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि अगर हम उत्परिवर्तन को किसी भी बाह्य कारक से प्रेरित करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन प्रेरण कहलाती है। जैसे मान लो भौतिक और रासायनिक कारकों, भौतिक व रासायनिक कारकों द्वारा उपचार कराने पर, भौतिक व रासायनिक कारकों से उपचार कराने पर जीनों में उत्परिवर्तन होने को, जीनों में उत्परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन प्रेरण कहा जाता है। कि भौतिक व रासायनिक कारकों द्वारा उपचार कराने पर जीनों में जो उत्परिवर्तन, जीन जो है उनमें उत्परिवर्तन होने को ही उत्परिवर्तन प्रेरण कहा जाता है। ठीक है बेटे, ये उत्परिवर्तन प्रेरण हो गया। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक हम लेते हैं उत्परिवर्तन जन। उत्परिवर्तन जन क्या है, जैसे अपने पीछे ये शब्द आया था उत्परिवर्तन जन। उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं, देख बेटा, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। या आप ये कह सकते हो वे कारक जिनके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। और उत्परिवर्तन जन जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे हैं बेटा, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे भौतिक उत्परिवर्तन, भौतिक उत्परिवर्तन जन, भौतिक उत्परिवर्तन जन यानी भौतिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। भौतिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करेंगे वो क्या कहलाएंगे, भौतिक उत्परिवर्तन जन। अब कौन से हैं भाई भौतिक उत्परिवर्तन जन, जैसे एक्सरे है, ये भौतिक उत्परिवर्तन जन है। गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ठीक है। उसके अलावा पराबैंगनी किरणें हैं। ये सभी भौतिक उत्परिवर्तन जन होती हैं। एक्सरे, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये क्या हैं, भौतिक उत्परिवर्तन जन। और दूसरा जो इसमें प्रकार लेते हैं वो है रासायनिक उत्परिवर्तन, रासायनिक उत्परिवर्तन जन। रासायनिक उत्परिवर्तन जन
यानी वे रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करती हैं। अब वो रासायनिक कारक कौन से हैं? जैसे कृषि रसायन, कृषि में काम आने वाले जो रसायन हैं, कृषि रसायन, जैसे कीटनाशक जो हम खेतों में छिड़कते हैं वो भी उत्परिवर्तन जन होता है। कवकनाशक भी क्या होता है? रासायनिक उत्परिवर्तन जन होता है। तो भौतिक उत्परिवर्तन में क्या आएंगे बेटा? एक्सरे, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें। रासायनिक उत्परिवर्तन में जन में आएंगे कृषि रसायन जैसे कीटनाशक और कवकनाशक। ठीक बेटा, तो ये उत्परिवर्तन हमने पढ़ा आज। ठीक है, उस उत्परिवर्तन जो है उसका इतिहास पढ़ा, उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़े, फिर उत्परिवर्तन प्रेरण हमने पढ़ा और उत्परिवर्तन जन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।